अंदर लिख देंगे, उसमें एक पहली बात नेगेटिव लिखेंगे, दूसरी बात उसमें अपन पॉजिटिव लिखेंगे, तो दोनों का उसमें तारतम्यता बना के लिखना है। तो यही आप इसमें लिखेंगे। इसको इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार से माना है, इसको जन विद्रोह भी कहा है, इसको सैनिक विद्रोह भी कहा है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। तो सावरकर महोदय अलग लिखते हैं, तो सब अलग अलग इसके ऊपर अपनी अपनी बातें लिखेंगे। आगे देखो, तो ये इसमें तात्कालिक कारण हो गया। क्या उसमें प्रमुख कारण थे? पूर्व में आप 1818 की सहायक संधियों के जो परिणाम लिखा वो 50% वो का वही आएगा। एक आप क्वेश्चन लिखो सबसे ऊपर कॉपी के ऊपर, और वो आप कल लिखकर लेके आएंगे। और ये इंपोर्टेंट कर लेना, जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको, ये 1818 के ये जो आपके जो 6 टॉपिक है, मैं आपको फिर कह देता हूँ, ये 6 टॉपिक के जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं, और आपको जो भी क्वेश्चन अन्यत्र मिले इन 6 टॉपिक के जो कि आधुनिक राजस्थान के हैं, ये आपको जरूर करने हैं। आपके ये फिक्स रखना है कि आपकी जो राजस्थान जीके पूछी जाती है, ये राजस्थान जीके आप मान के चलिए कि ओवरऑल सभी आपके जो 800 नंबर का मेंस है, उसमें से 200 नंबर में राजस्थान जीके आनी है। मान के चलो कि 200 नंबर तो राजस्थान जीके दिलाएगी। उसमें आप मान के चलो कि कुछ पॉलिटी का अंश ले जाएगा, कुछ आपके ज्योग्राफी ले जाएगी, थोड़ी बहुत आपके इकोनॉमी और करंट ले जाएगा। बचा जो पार्ट किसका? बचा जो पार्ट हिस्ट्री और कल्चर का। और वहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि हिस्ट्री के अंदर से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आधुनिक राजस्थान। सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। अब ये मान के चले कि जो अब पूरा अगर मैं इस पूरे पार्ट को अगर मैं डिफाइन करूं, तो आप दोस्तों ध्यान रखना, ये पार्ट 3 भागों में बटा हुआ है। एक आरपीसी किसके ऊपर क्या रणनीति रहती है, मेंस की जो बता रहा हूं। आप ये मान के चले कि ये जो पहला जो हमने पार्ट पढ़ा था, जहां हमने उसके अंदर ताम्रपत्र पढ़े, सिक्के पढ़े, उसके अंदर अभिलेख पढ़े, या उसके अंदर जो जितनी भी सभ्यताएं थी वो पढ़ी, ये पूरे वहां हमने 5 से 6 टॉपिक पढ़े थे। और ये लगभग 25% का रोल है इनका। कितने का है? 25% का। ये जो बीच का हमने जितने भी राजवंश पढ़े, अब समझना, जितने भी राजवंश पढ़े वो सारे मिला के 35% का रोल है। कितने का रोल है? 35% का। और ये मेंस की गणित है कि आज तक आरपीसी ने आधुनिक राजस्थान से 40% के क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि अगर पूरे राजस्थान की मैं बात करूं, और राजस्थान की ये हिस्ट्री की बात है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये मेंस का तारतम्य यही रहेगा। 25% क्वेश्चन यहां से बनते हैं, 35% क्वेश्चन मान लो आपके अगर 50 नंबर भी पूछा जा रहा है, तो 50 नंबर में से यहाँ उसका 25% निकालोगे तो कितने के नंबर बैठेंगे? 12.5 नंबर यहाँ बैठेंगे। तो आप मान के चलो कि यहाँ 15-16 नंबर के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, और जो बाकी बने वो सब किस में से बनेंगे? आप टोटल तो इतना हिस्ट्री का वेटेज नहीं है, मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं हिस्ट्री कल्चर दोनों का मिला के भी, तो दोस्तों ध्यान रखना यही वेटेज यहाँ रहने वाला है। अगर कल्चर के अंदर बात करूं तो कल्चर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि वहां पूछे जाने योग्य है, तो वो उनकी अलग एक रणनीति है। तो हिस्ट्री के अगर मान लो अगर 35-30 नंबर का भी पूछा जाएगा, तो यही इसका परसेंटेज बेसिस यही रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये रहेगा। आप देखो पिछले वाले पेपर्स के मेंस का जो पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, और वो आंदोलन से आया था। कौन से क्वेश्चन था उसमें? कोई किसी ने देखा उस क्वेश्चन को? इतने में से कितने जने हैं जो इन्होंने पिछले पेपर चारों पढ़ रखे हैं? आप ये मान के चले कि अगर आपने मेंस लिखने का जज्बा है तो आपको पुराने क्वेश्चन रटे होने चाहिए, पुराने क्वेश्चन के आंसर रटे होने चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखें। हिंदी इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही है डेली की डेली, लेकिन आपको वो पुराने क्वेश्चन जो भी आ रखे हैं वो आपको रटे होने चाहिए कि भाई कौन से पेपर में से कौन सा क्वेश्चन किस स्तर पर पूछा। बेगू किसान आंदोलन आपके वहां पूछा गया 2011 के मेंस में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना कि किसान आंदोलन तो पूछे ही जाएंगे, ये आधुनिक का ही पार्ट है, तो थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा जनजातीय आंदोलन क्या यहाँ की भूमिका पूछी गई, जनजातियों की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आप क्वेश्चन जरूर या पेपर आपके पास चारों होने चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और ऑनलाइन नहीं है या ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन तो आपके फोन में सेव ही होने ही चाहिए। अभी कितने जनों के पास ये आपके पास पेपर है? पुराने वाले चारों 3-4 जनों के पास ही है। और ये मान के चलो कि जिनके पास है वही सीरियस कैंडिडेट है 2022 के मेंस के लिए, या जो 23 में मेंस होने वाला है। जिनके पास नहीं है इसका मतलब आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रीलिम्स का फोकस कर रहे हैं। देखिए आगे आपके होना चाहिए, ये जो पुराने पेपर्स आप देखेंगे तो आपको ये अनुमान बैठेगा कि कौन सा क्वेश्चन आप किस लेवल पर लिख पाएंगे। और बिना अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखा तो वो वही है, जैसे मान लो विराट कोहली अगर क्रिकेट खेलने जाता है तो पहले वो प्रैक्टिस करता है। वो प्रैक्टिस कैसे करता है? आप देखेंगे कि एक मैच खेलने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन पसीना बहाना पड़ता है, और आपको भी यही करना है। डायरेक्ट अपन उठ के वहां नहीं जा सकते, आपको पुराने क्वेश्चंस जितने भी हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे। रोज का 1 से 2 क्वेश्चन आप हिस्ट्री कल्चर का लिखने की अभ्यास कर ले।
और फिर भी अगर मैं आपको ये सबसे बड़ी बात ये बताता हूं कि आपके जो 400 नंबर का जो सेक्टर मैंने बताया था मेंस के अंदर, जो सिर्फ मेंस का ही है, 400 नंबर का सेक्टर पे अगर आपने अच्छी पकड़ की है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लफड़ा यही है कि प्रैक्टिस कोई करता नहीं है और जाकर सीधे वहां उतरने की, क्रिकेट खेलने की बारी में वहां आ जाते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि हम छक्के मार देंगे। अरे भाई तुम जीरो पर आउट हो जाओगे, तुम डायरेक्ट छक्के नहीं मार पाओगे, तुम जीरो पर आउट हो जाओगे, बॉल इन स्विंग आएगी, ऐसे घूम के अंदर चली जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन कौन सा आया और तुम आउट हो जाओगे। तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे काम नहीं करने। आप जितने भी आपके क्वेश्चन है, पुराने तो है ही, नए आप ऐड करो। नए जैसे आपने अपने अपने दोस्तों से ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें आप ये दोस्त ये चर्चा करें कि भाई इसमें से कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है। आपका माइंड आपको बताएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो आपका माइंड आपको जरूर बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक में बन सकता है। और सीरियस कैंडिडेट नहीं है, आप आराम से शाम को आईपीएल देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं ना, तो फिर नहीं बताएगा माइंड। माइंड बताएगा कि केएल राहुल ने कैसे छक्का मारा, वही बताएगा। केएल राहुल कितने पे आउट हुए, वो बताएगा, जरूर बताएगा। लेकिन आप दोस्तों ध्यान रखें, आपका माइंड उसी स्तर पर हो। फालतू समय व्यतीत करना बंद कर दो। जितना भी लगे कि यार आपको 10 मिनट 20 मिनट आपको फ्री मिला है, तब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। आप 20-20 मिनट भी अगर आप किसी चीज को डेली देंगे ना, तो आपके पास एक महीने भर का एक, जैसे आप 20 मिनट रोज के दे रहे हैं तो 600 मिनट का एक पूरा आपके पास मतलब एक कोर्स कंप्लीट हो गया। आप 20-20 मिनट रोज दे रहे हैं तो 600 मिनट आपके पास महीने के हो गए। आपने मान लो हिंदी के अंदर 3 टॉपिक आपने चुन लिया कि महीने का ये मेरा टारगेट है, इस 3 टॉपिक को मैं 20-20 मिनट ही रोज पढ़ूंगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि वो 3 टॉपिक आपके 20-20 मिनट अगर आप रोज उसको दे रहे हैं, जैसे मैं बात करूं तो जैसे आपके एक प्रशासनिक शब्दावली है, वो टॉपिक आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, कभी भी नहीं पढ़ सकते। ये मैंने 3 मेंस लिखे हैं, मुझे ये पता है कि आप कभी भी उसको एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। और आप एक साथ पढ़ेंगे तो ये गारंटी है कि आप उसे 30 से 40% भूल ही जाएंगे, एक साथ नहीं नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे टॉपिक है बहुत सारे। हिंदी तो पूरी जो आपकी ग्रामर है 50 नंबर की, वो तो इसी पर आधारित है। आप ग्रामर को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। आप ये सोच सके कि मैं 1 महीने में हिंदी कर लूंगा, नहीं होगी हिंदी। आपकी एक 70 नंबर की जो व्यवहारिक जो आपकी हिंदी आती है वो वैसे ही नहीं होती, जिसमें निबंध है, आपका पत्र लेखन है, आपके इधर अधिसूचना है, निविदा है, परिपत्र है, ये नहीं हो पाएगी। तो ये आप डेली बेसिस पे, जैसे मैंने कहा कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आप निविदा लिखना अभी से प्रारंभ कर दीजिए, आप परिपत्र लिखना प्रारंभ कर दीजिए। आप बाद में नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको ये लगा कि यार नोटिफिकेशन आ गया आरपीएससी का, प्रीलिम्स करा लिया, प्रीलिम्स कराने में कितना समय मानते हो आप? प्रीलिम्स कराने के बाद मुश्किल से आपको 3 से 3.5 महीने देंगी आरपीएससी। 4 महीने तो हद मार के है। अगर 4 महीने भी दे दिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखो आरपीएससी का रिकॉर्ड रहा है 2016 से 2021 तक, जो तीनों मेंस इन्होंने कराए हैं, या तीनों जो मेंस कराए हैं उससे पूर्व इन्होंने प्रीलिम्स का रिजल्ट मात्र 1 महीने से पहले निकाल के दिया है। प्रीलिम्स का रिजल्ट 21 दिन के अंदर, अभी तो ये देखो 21 दिन में रिजल्ट निकाल के दे दिया इन्होंने। और टाइम कितना दिया आगे 3.5 महीने। 3.5 महीने में आप कर लो मेंस की तैयारी। 4 पेपर है और उसके अलावा पूरे एक पेपर के अंदर भी आप देखेंगे तो कम से कम 3 सब्जेक्ट इन्होंने कम से कम 3 डाल रखे हैं। आप उसके जो सेक्टर देखो तो वो 20-20 नंबर वाले तो वो 3-3 एक में पड़े हैं। इसके वाले में आप पहले वाले में तीसरे वाले में मिलाओ तो 3 उसके और 3 ये 6 ही हो रहे, और 6 2 8 8 2 16 16 और 2 20 और बीच में 3 21। तो टोटल अगर आप उनको मिलाओगे तो ये 20 आपको पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, और उसके भी अलग अलग पार्ट। फिर मिडेबल, अब हिस्ट्री की बात करूं तो 3-3 पार्ट उसके, तो वो 3-3.5 महीने मतलब सफिशियंट नहीं है, आप ये मान के चलो। अभी से आप हिंदी इंग्लिश को तो लेके ही चलो। आप ये मत मानोगे मैं कोई कोचिंग संस्थान है वो नहीं करा रहा है, हम कोचिंग संस्थान जब करेंगे। और कोचिंग संस्थान तो तब कराएगा जब वहां आपकी जरूरत होगी। लेकिन आपको तो आपकी खुद की नीड, खुद को मरे स्वर्ग मिलेगा। कभी भी आप मान के चलना, जिन्हें सफलता मिली है वो ये कभी नहीं कहे कि हमारे पास अभावों की या अभाव थे, हमारे पास कमियां थी। कमी सभी के पास होती है और रोना हर कोई रोता है कि भाई मेरे पास कमी थी और इसलिए मैं सफल नहीं हुआ। तो कमियां तो सबके पास रहेगी, ऐसा कोई नहीं है जो सुपर 100 का 100 लेकर आया है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबके लिए, सब जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे वो दुनिया के या धरती के ऊपर बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे सीखते जाते हैं। तो आप भी ऐसा, आपसे अपने आप को ऐसे मत मानिए कि भाई मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं। आप भी सही स्तर पर है। जो भी सफल हुआ वो इसी स्तर पर सीखता गया और पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही सफलता की रणनीति है। आप बस आपका जो 100% वो देना है। ये जो भी 100% दे चुका है अपने मन के स्तर पर, ये माँ सरस्वती कभी किसी का रखती ही नहीं है। ये मान के चले कि आपको जरूर 100% मिल जाएगा। आज इस भर्ती में नहीं, किसी और में मिल जाएगा, ये जरूर डेफिनेटली है। ये 6-7 साल तो मुझे आराम से हो गए पढ़ाते हुए, तो मुझे देखने को मिला कई मेरे से स्टूडेंट रहे
कई स्टूडेंट तो ऐसे रहे जो मेरे से बहुत उम्र में बड़े थे, और उन्होंने वहां जब मेरे से शिक्षा ली और उसके बाद में जब उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले, तब उन्होंने मेरे बाद में उन्होंने धन्यवाद दिया कि सर यार आपकी वजह से हमारा सब कुछ हो गया। हकीकत कह रहा हूँ, आज तक लगभग बच्चे भले ही कम सेलेक्ट हुए, क्योंकि अलग अलग जगह बीच में मोड भी आए, अलग अलग बहुत समय, क्योंकि मेरी दो कोचिंगें रही, तो मैं हो सके वहां समय टाइम पर नहीं दे पाया। मैं अगर अपनी कोचिंग पर फैकल्टी पर जो सही से समय दे पाया, लेकिन दूसरे टीचर वहां पर सही से अपने जो भी उनका 100% था वो नहीं दे पाए। ये मैं मानता हूँ कि मेरी कोचिंग जो दो रही उसके पीछे यही वजह रही भाई, क्योंकि अब इतना समय नहीं था, तो दो बैच को इधर संभालना, दो बैच उधर संभालने। तो ये एक अलग बात है कि बच्चे वहां कम सेलेक्ट हुए, जैसे हो सके वहां 40-50 बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन ये भी एक मुझे अच्छा है कि 40-50 तो हुए। अगर नहीं होते तो इन दौरान 40-50 बच्चे सेलेक्ट हुए, वो तो हुए, जो बढ़िया बात है ना। अब हाँ ये है कि मेरे पास 500 बच्चों में से 40-50 बच्चे सिलेक्ट हुए, जो 450 थे उनका, क्योंकि 90% 10% और 10% वही सिलेक्ट हुए। हकीकत कह रहा हूं, ये जो 50 भी सिलेक्ट हुए वही हुए जो कि अपने अभावों में लड़कर आगे बढ़े हैं। हमने जो पढ़ाया, मैं ये मानता हूं कि हमने जो पढ़ाया वो तो कुछ भी नहीं था, उनकी मेहनत थी। आप भी जो पढ़ेंगे, ये मैं कभी ये क्रेडिट नहीं लूंगा कि मैंने पढ़ाया और आपने उसको कर लिया। हमारे पढ़ाने से क्या होता है, हम तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जितनी रणनीति है वो आपको बताएंगे, बेसिक जो जितना भी है वो आपको किताबों में आपको मिल जाएगा, जो भी बातें हैं जो हम थोड़ी बहुत बता देंगे। करना आपको ही है, आप ही करेंगे, हम नहीं कर सकते। मैं क्या, इस पूरे देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता है। खुद करेगा, या तो वो टीचर है वो खुद कुछ नहीं कर सकता, उसका स्टूडेंट ही करेगा, वही मेहनत करता है। टीचर उसके रणनीति बताता है, वो क्या करना वो बता सकता है, करना आपको है और आप ही करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि जिन्होंने सही समय पर इस चीजों को उपयोग में ले लिया, जो जितने भी समय आपके पास बचा उसका उपयोग में ले लिया, तो आप आगे निकल जाएंगे, दूसरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। जैसे आप 20-20 मिनट का, 40-40 मिनट का रोज का, जैसे मान लो आप फालतू समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे समय पढ़ते ही रहिए, पूरे समय पढ़ते ही रहिए, आप एंटरटेनमेंट भी कीजिए। लेकिन जैसे मान लो अब आप फोन के अंदर स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके पास रील्स आ रही है, उन रील्स को देखने की बजाय उन 20-20 मिनट, 40-40 मिनट को आप अपने किसी टॉपिक पर दीजिए। ज्यादा अनुभव नहीं है, 6-7 साल का अनुभव हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि आप अगर निरंतर करते रहेंगे, जैसे आपने आज, जैसे 7 दिन का आपका टोटल होता है, उसमें 6 दिन आप पढ़िए, एक दिन आप जितना पढ़ लिया उसका रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद में जो जितने भी आपके पेपर्स आ रहे हैं उनकी एग्जामिन बोर्ड की जो भी रणनीति है उसको फॉलो कीजिए। एग्जामिन बोर्ड अपने आप बता देता है, हर पेपर में वो ये बताता है कि मैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं किस टॉपिक में से कितने पूछूंगा, वो जरूर बताता है। आप उठा के देख लीजिए कोई सा पेपर, वो ये नहीं बताएगा। आप 4-5 पेपर आपने देख लिए तो आपको अनुमान लग जाएगा कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे। मेंस के पिछले 5-1 पेपर आप उठा के देखिए, आपको पता तो वैसे ही है कि भाई कौन से सेक्टर में कितने नंबर, या कौन से वर्ड का या 15 वर्ड के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 के, तो आपको वो तो आजकल अवेलेबल ही है। 15 के कितने आने हैं, 50 के कितने आने हैं, 100 के कितने, वो तो अवेलेबल है। लेकिन ये देखो कौन से सेक्टर में से कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये जो 40% है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, यहाँ से आपके प्रश्न बहुत अच्छे बनेंगे। और यही से, जैसे मान लो आपने इन क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस कर ली, इसके बुलेट पॉइंट निकाल के रखो। जैसे आपको मैंने पढ़ाया तो इसमें से बुलेट पॉइंट निकालो, हर एक चीज के बुलेट पॉइंट होते हैं। आप जीवन में कभी भी उन चीजों को साथ में लेके चलोगे तो आपका मेंस अच्छा होगा। जैसे आपको मान लो किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा हो, आंसर नहीं आ रहा है, आपको 10 नंबर का आंसर मिला है लिखने के लिए, आप 10 नंबर में लिखिए, और आपको उस क्वेश्चन में 3-4 बातें ही आती है, लेकिन 4 बातों से आप उस क्वेश्चन को घुमा सकते हो, एग्जामिनर को घुमा सकते हो। खुद नहीं घूमना है, एग्जामिनर को घुमाना है। आप समझो मेरी बात, मेंस यही है। आप नहीं जाओगे, आपकी कॉपी जाएगी आपका प्रतिबिंब के रूप में, और आपने जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया 10 नंबर का, और उसमें आपको भी 4 पॉइंट पता है, पूरे मान लो जितने भी कैंडिडेट उनको सबको 4-4 पॉइंट ही पता है। ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें किसी और को कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं हो सकती थी, और आपको भी 4 पॉइंट पता, उनको भी 4 पॉइंट पता, सबको इतना ही, और जिन्होंने तैयारी नहीं की उनको तो कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक कैंडिडेट आप हो जिन्होंने उस 4 पॉइंट को भी सारगर्भित रूप में से अच्छा सा लिखकर आंसर उसको आपने उसने अच्छे से उसको आपने सारगर्भित रूप से उसको समर्पित कर दिया, आपने उसको लिखकर बहुत बढ़िया ढंग से आ गए, तो नंबर किसको मिलेंगे? आधा नंबर ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो 10-10 नंबर या 5-5 नंबर में तो बहुत रहेंगे वे परिवर्तन हो जाता है। नरेंद्र सर को देखो, अभी आप देखो, अभी 7.5 नंबर बढ़े, 7.25 नंबर बढ़े, 150 रैंक का फर्क हो गया।
10 नंबर का होता तो 200 नंबर के आसपास रैंक फर्क आ जाती। और आप मान के चले कि 10 नंबर में यदि 200 रैंक फर्क आ रही है तो 40 नंबर में 800 रैंक खत्म, और 800 का ही तो लेना है, तो 40 नंबर ही वेटेज रहेगा। 40 नंबर जिसके सफल होने हैं उसको 40 नंबर दूसरों से ज्यादा खींचना है उसको, और जिसको असफल होना है उसको कम खींचने हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आपको खींचने हैं कि नहीं खींचने हैं। आरपीसी वैसे ही 3-3 साल में एक बार पेपर कराती है। 21 के बाद में अभी तक वो पूरी नहीं हुई, वो चल रही है। यूपीएससी ठीक है, लेकिन यूपीएससी में आप देखो उतना ही वेटेज है। यहाँ एक सबसे बढ़िया बात मैं बताता हूँ, आरपीसी जो प्रश्न पूछती है वो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हुए है, वो ही प्रश्न पूछेगी। आरपीएससी के सिलेबस में आप सबसे बड़ी गौर फरमाना, आरपीएससी के जो सिलेबस में जो बातें लिखी हुई है आप उसके सिलेबस से ही उठा के देख लेना। पिछली बार उन्होंने एक नया टॉपिक जोड़ा साइंस एंड टेक में, क्रिप्टो करेंसी। क्या उन्होंने नहीं पूछा? क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट पूछा। ऐसे मैं आपको जब आप मेंस देने जाएंगे कम से कम मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बढ़ा के दूंगा, कम से कम 10 क्वेश्चन, और 10 में से आप ये मान के चल रहा है कि 8 क्वेश्चन आप वहां एग्जाम में देखेंगे। हर पेपर की मैं बताता हूँ, 16 में मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए, 18 में बनाए। मैंने ये तय कर लिया कि ये 10 क्वेश्चन तो है जो कि पूछे ही जाने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन में से वो 10 में से 8 क्वेश्चन, अभी 21 में मैंने ऐसे 5 क्वेश्चन बना के दिए थे, और उन 5 में से 4 क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में थे। वो क्या कारण है आप सोच के देखिए। कारण यह है कि आरपीएससी टू द पॉइंट बात करती है। उन पेपर्स का आपने जब देख लिया, मैंने पिछले 10 से 12 जो भी पेपर हुए मेंस के, उन सभी पेपर्स को देख लिया, और मुझे अनुमान लग गया कि आरपीएससी क्या चीज पूछेगी, कहां से पूछेगी। तो आप मान के चले इस बार भी मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो 10 क्वेश्चन में दूंगा उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन तो कम से कम आपको मिलेंगे एग्जाम में, और ये हमेशा है। क्रिप्टो करेंसी मैंने पिछली बार डाला था, क्रिप्टो करेंसी वहां पूछा। एक ये आपके एसडीजी इंडेक्स वाला जो आपका मैटर चल रहा था, एसडीजी इंडेक्स आप पढ़ते हैं, सतत विकास लक्ष्य वाला, तो सतत विकास लक्ष्य वाला मैंने बना के दिया, उसमें से वो पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं, आप निश्चिंत रहे। आरपीएससी ने जो सिलेबस दिया उसको सामने रखे। रोज आपको ये मानना चाहिए कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट तो आपको वो सिलेबस आपके मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। जिस प्रकार आपको प्रस्तावना रट जाता है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पद निरपेक्ष राज्य, वो जब आप जैसे रट लेते हैं, और वैसे आपको ये रटने हो जाना चाहिए कि भाई ये सिलेबस में ये टॉपिक है। कितने जने हैं जो आज के बाद ये मानते हैं कि हम सीरियस कैंडिडेट हैं? आप सभी हैं? नहीं है इसका मतलब तो हाथ नीचे रहेंगे। मतलब क्यों फौजी साहब, आपका हाथ नीचे क्यों है? हाँ, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, आप सभी सीरियस कैंडिडेट है, मैं ये मानता हूं। और आप भी ये मानिए कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा दुनिया में ये नहीं है कि ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा। आप मेहनत कीजिए, मेहनत से ही होगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है, किसी की हाथ की रेखा में ये नहीं लिखा है कि इसकी हाथ की रेखा इधर जाएगी तो यार आरएस बन जाएगा, इसकी हाथ की रेखा इधर जाएगी तो ये ऐसे बन जाएगा। ये सब मिथ है, ये सब भ्रामकता है, कुछ भी नहीं है। आप जहां बैठे हैं, जिस परिस्थिति में है, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप ये मान के चलिए, आपने अपना अगर समय दिया, हाथ की रेखाओं में कुछ नहीं है। एक बहुत महान दोस्तों, जब आप तीसरी क्लास की कविता या दोस्त कहानी पढ़ते हैं, महान ध्रुव थे अटल, और अटल एक दिन वहां उसके गुरु ने कहा कि तू मंदबुद्धि है, तू पढ़ नहीं सकता है। गुरु ने अटल को कहा, अटल बेचारा वहां उसके आश्रम में था, और अटल को कहा कि तू पढ़ नहीं सकता, तू मंदबुद्धि है, तू चला जाए यहां से। अटल को निकाल दिया। अटल बेचारा मार्ग में भटकता भटकता बाहर निकला, लेकिन उसको याद आया कि उसके जो माँ बाप, उसने ये कहा था कि गुरु को ही अपना माता पिता मानना, और वो वापस वहां गुरु के पास आ गया, और गुरु के पास आकर फिर रहने लगा। गुरु को कहा कि नहीं, मैं तो आपके पास ही रहूंगा। गुरु ने कहा कि तू मंदबुद्धि है, मैं तुझे क्या सिखाऊं, तू सीख ही नहीं पाएगा। गुरु ने फिर निकाल दिया उसको, 3-4 दिन रखा, गुरु ने फिर निकाल दिया। अटल यहां से निकला, एक बीच में कुआं पड़ रहा था, उस कुएं की मुंगेर पर आकर बैठ गया, और वो बैठता बैठता ऐसे सोचने लगा। वहां महिलाएं आती, कुएं से पानी निकालती, पानी भरकर ले जा रही थी। वो बैठा बैठा ये देख रहा था कि कुएं की जो मुंगेर है, उस मुंगेर के ऊपर रस्सी से निशान बन चुके हैं। और वही सोच रहा था, जब इतनी कोमल रस्सी से जो कि रोज निकाल रही है, उस रस्सी से वो जो पत्थर है इतना मजबूत, वो भी कट जाता है, तो क्या मैं मंदबुद्धि इंसान, क्या मैं आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता? क्या मैं महान नहीं बन सकता? और तब ध्रुव ने यहां से कोशिश शुरू की, और आज आप इतिहास में महान ध्रुव अटल को पढ़ते हैं। तो वो महान कैसे बना अटल ध्रुव? जो ध्रुव है वो अटल रहा अपनी हर बात पर, और वो इसलिए महान बना। तो ये निश्चित है, आप जो भी आपके पास जितनी परिस्थितियां है वो आपके लिए सटीक है।
आप ये मत मानिए कि सर मुझे तो वो पंडित जी आके गए थे कि आपकी रेखा में ये बात लिखी हुई है, हाथ की रेखा सही है। हाथ की रेखा में कुछ नहीं है, आपके हाथों के अंदर ही कलम रहेगी। आपकी हाथ की कलम अगर ढंग से चली तो ही आपका सिलेक्शन है, और जिसकी नहीं चली तो उसका सिलेक्शन नहीं है। आपके हाथ में कलम दे दी, भले ही आपके रेखा के अंदर कुछ भी लिखा हो, आप पेपर में कुछ लिख के नहीं आए तो क्या करेगी रेखा? क्या करेगी रेखा? कुछ नहीं करेगी। रेखाओं से कुछ नहीं होता है। भाग्य विधाता जो भी है उन्होंने लिख दिया है, लेकिन आप मेहनत तो आप ही को करना है, उससे कुछ नहीं होता रेखाओं रेखाओं से। तो कभी किसी के जो भ्रमित करते हैं उनकी भ्रमित में आपको नहीं होना है। आपको जीवन में एक ही बात ध्यान रखनी है कि भाई जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, और ये 100% है। आप महेंद्र सिंह धोनी की आत्मकथा लिखी हुई, महेंद्र सिंह धोनी की बातें पढ़ना, वो क्या कहते हैं, आज जो बंदा कितने सालों से कैप्टनसी कर रहा है और वो आज भी चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी संभाल रहा है। आप ये देखो उस बंदे में कितनी ललक है, कितने साल हो गए मेहनत करते हुए, अपने क्षेत्र को उन्होंने फील्ड में कितने साल दे दिए और आज भी मेहनत करने नहीं छोड़ा। तो अब मेहनत तो हर व्यक्ति को जिस क्षेत्र में बना है, वो जिस क्षेत्र में अगर उसने ऊंचाइयों को छुआ है तो उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे वो मेहनत धीरे करे या तेज करे। जितना तेज वो मेहनत करेगा, जितना उसको, जैसे मान लो कोई 60% मेहनत को दे रहा है, कोई 100% ही दे रहा है, कोई 70% दे रहा है, तो वो सफलता का उतना ही पैमाना निश्चित होता जाएगा। जिन्होंने ज्यादा दिया समय वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। अब देखो आप इधर, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, जो मैं 40% क्वेश्चन आपको यहाँ से लिखवाऊंगा ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके ये जो क्वेश्चन है ये आने ही है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। 1818 की सहायक संधियों वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखिए। वो वहां परिणाम लिखवाया था, अब इसमें क्वेश्चन लिखो।